कहीं गोश्त के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। लोकल बॉडी के इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है। तमाम पार्टियां मैदान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सन 2014 से आपके दरमियान में सियासी जिद्दोजहद कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम क्यों आए? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमसे तकलीफ है। हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हमारे लीडर पर लोग इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हम कहीं इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। अगर हम बिहार जाते हैं तो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। अगर हम गुजरात जाते हैं तो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश आई तो लोगों ने हम पर उंगलियां उठाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली गई तो लोगों ने उंगलियां उठाई और हम पर इल्जाम लगाया। और इल्जाम लगाने वाला मेरा कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि मेरा कलमा पढ़ने वाला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का चपरासी भाई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे ताकतवर चीज अगर कोई होती है तो उस ताकत का नाम सियासत है। सियासत एक ऐसी मास्टर की है, सत्ता एक ऐसी चाबी है जिस चाबी से आप इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। तारीख गवाह है कि वतन अजीज में जिस समाज का अपना सियासी परचम रहा है, जिस समाज ने अपना सियासी नेता बनाया, जिस समाज में जा रहे हैं, कहीं पर हमारी दाढ़ी टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं हमारी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं खोले जाते, हमारे इलाकों में साफ पानी का इंतजाम नहीं होता, हमारे इलाकों में बैंक एटीएम ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं, हमारे इलाकों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं होता, हमारी बच्चियां तालीम से महरूम रहती हैं क्योंकि इलाके में अच्छे डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज नहीं खोले जाते। तो उसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा? 75 साल हो गया इस देश को आजाद होकर के, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कभी ये मुहासिबा नहीं किया कि 75 सालों में इस समाज ने क्या खोया, क्या पाया। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमने कौन सी गलती की? क्या हम इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? क्या इस देश के लिए हमने कुर्बानियां नहीं दी? क्या इस देश को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जिद्दोजहद नहीं की? क्या हमारे उलमाए इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया? क्या रेशमी रुमाल की तहरीक हमने नहीं चलाई? क्या 1000, 2000, 3000 नहीं बल्कि 50,000 से जायद उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया? क्या फर्रुखाबाद से कानपुर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां मुसलमान दाढ़ी और टोपी वालों की गर्दनों को अंग्रेजों ने नहीं लटकाया? क्या ये बात गलत है कि इलाहाबाद के अंदर जब जमीनें कम पड़ गई, मुजाहिदीन आजादी को दफन करने के लिए तो इलाहाबाद के जंगलों को काट करके आग लगा दी गई, मुसलमान की लाशों को फेंक दिया गया?
क्या हमने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? हमने कभी ये नहीं कहा पार्टियों से कि तुम सत्ता हासिल करने के बाद हमें चांद तारे तोड़ करके लाके दे देना, हमारे इलाकों में सोने चांदी की सड़कें बनवा देना। कभी हमने ये नहीं कहा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद करवाने के बाद हमारे उलमा इकराम अपने मसाजिद, अपने मदारिस को वापस चले गए और इस देश की सत्ता को कांग्रेस पार्टी के हाथ में दिया और कहा कि आप इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठिए, हुकूमत कीजिए, लेकिन इस देश में बसने वाले तमाम समाज के साथ इंसाफ करिएगा। लेकिन क्या यह बात गलत नहीं है कि हर समाज आगे बढ़ गया, लेकिन अगर कोई समाज सबसे पीछे रह गया तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। हमारे इलाकों में स्कूल नहीं खोले गए, हमारे बच्चों ने मदरसे में तालीम हासिल करके अगर मदरसा बनाया, मकतब बनाया, तो आज उस मदरसे, उस मकतब को भी बंद कराया जा रहा है। आप समझिए इस बात को, आखिर हम इतने पीछे क्यों हुए? हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हुआ? सरकारी नौकरियों में मुसलमान क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आप तो सिर्फ वोट डालने की मशीन है। सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी को रोकने के लिए आपने हमेशा वोट डाला। आपने कभी अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं डाला। आपने कभी अपने इलाकों में स्कूल के लिए वोट नहीं डाला। आपने कभी अपने इलाके की सड़कें अच्छी बन जाए, आपके इलाकों में डिग्री कॉलेज खुल जाए, आपके इलाके में पीने के साफ पानी आए, इसलिए आपने वोट नहीं डाला। आपने सिर्फ एक कंडीशन पर वोट डाला। वो कंडीशन क्या है? बीजेपी को हराने के लिए आपने सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। लेकिन वो सेकुलर पार्टियां जब इख्तिदार की कुर्सियों पर आई तो उन सेकुलर पार्टियों ने आपको क्या दिया? 7% यादव उत्तर प्रदेश में बसता है, 50% सरकारी नौकरी में है, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में बसता है, 1% सरकारी नौकरी में है। आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है तो लोग कहते हैं कि हम भड़काऊ बात करते हैं। हम भड़काऊ बात नहीं करते हैं। हमारे साथ जो नाइंसाफी की गई है, हम उसी नाइंसाफी को लोगों के सामने रखते हैं। तो हक बातें चूंकि सबको बुरी लगती है, इसलिए हमारी बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हालात आपके साथ हैं, इन सब हालात से लड़ने के लिए आपके पास क्या तरीका है? आपने तो समाजवादी को 4 मर्तबा इख्तिदार दिया उत्तर प्रदेश में। आपने बीएसपी को 4 मर्तबा इख्तिदार दिया उत्तर प्रदेश में। आपने कांग्रेस को 60 साल से ज्यादा इख्तिदार दिया प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि इसी मुरादाबाद के अंदर ईदगाह में अगर गोलियां चलाई गई तो 500 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ? तो सरकार किसकी थी? जिस सरकार को लोग कहते थे मुसलमानों की सरकार है, जिस पार्टी को लोग कहते थे मुसलमानों की पार्टी है, जिस पार्टी को मुसलमान कहता था मेरी पार्टी है, जिस पार्टी के बारे में हमारे बड़ों ने कहा था ये तुम्हारी पार्टी है। आप बताइए मुझे, क्या यह बात गलत है? 1992 6 दिसंबर हुआ। आप मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद का जो इशू था, उस इशू की शुरुआत किसने की? क्या यह बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद के अंदर ताला खुलवाया? क्या यह बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में बाबरी मस्जिद के अंदर रात को अंधेरे में चोरी से मूर्तियां रखी गई? क्या यह बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में वहां पर मंदिर का शिलान्यास हुआ? क्या यह बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 6 दिसंबर 1992 हुआ?
आप बताइए मुझे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बावजूद उसके, हाँ ये बात भी सच है कि 1992 6 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कांग्रेसी दूल्हा या दुल्हन नहीं बन पाए। सरकार आज तक नहीं बनी। मुसलमानों ने कांग्रेस से भी मोड़ा, समाजवादी का रुख किया। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। एक मर्तबा हमारे बड़ों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव पर हमें भरोसा करना है, समाजवादी हमारी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव हमारे नेता हैं। हमने लब्बैक कहा, समाजवादी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। लेकिन आप मुझे बताइए, हमने कभी ये नहीं पूछा कि 7% यादव, मुलायम सिंह यादव आप कैसे सरकार बनाएंगे। 20% मुसलमानों ने मिलकर के एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। क्या ये बात गलत है? क्या ये बात सच नहीं है कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी मंशूर घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम मुसलमानों को रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश की बुनियाद पर 18% रिजर्वेशन देंगे। क्या आपको रिजर्वेशन मिला? बताओ कितने मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला? कहा था अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार, 47 मुसलमान जीत करके समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए। 2012 से 17 के दरमियान में एक कम 70 मुसलमान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था, जो आजादी के बाद आज तक नहीं था। कि लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि हमसे जो जो वादे समाजवादी पार्टी ने किए, 220 एमएलए जीते, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन किसी एक वादे को समाजवादी पार्टी ने पूरा किया नहीं किया। आप पूछिएगा आपके एमएलए से, आपके एमएलए कौन है? कमाल अख्तर साहब है। 2012 से 17 के बीच में जो सरकार थी, क्या कमाल अख्तर साहब ने अपनी सरकार के चीफ मिनिस्टर से या किसी और मुस्लिम ने या एसटी हसन ने या किसी और भी एमएलए जो मुसलमान थे, 69 मुसलमान थे, किसी ने यह सवाल किया कि आपने वादा किया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, आप अपने वादे को कब पूरा करेंगे? जबकि हम जानते हैं कि 18% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से प्रस्ताव बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों के रिजर्वेशन पर बात भी नहीं की गई, देने की बात तो बहुत दूर की थी। क्या यह बात गलत नहीं है? क्या यह बात जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो मुस्लिम इलाकों में स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, नौजवान मुसलमानों की भर्ती की जाएगी पुलिस में। क्या किसी मुसलमान इलाकों में कैंप लगाए गए? क्या हमारे नौजवानों की भर्तियां हुई पुलिस डिपार्टमेंट में? नहीं हुई। क्या यह नहीं कहा गया था अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम मुस्लिम इलाकों में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बच्चियों को पढ़ने के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस का इंतजाम करेंगे? क्या आपके इलाके में फ्री कोचिंग क्लासेस का इंतजाम हुआ था? बताइए, हुआ? आप बोल नहीं रहे हैं। मैं क्या समझू, हुआ या नहीं हुआ? एक बार जोर से कहिए, नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? उसके बाद क्यों नहीं हुआ? आप ये सोचिए क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपने यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी ने भी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को नहीं पढ़ा होगा।
कितने लोगों ने समाजवादी के उस वक्त के घोषणा पत्र को पढ़ा था? हाथ उठा के बताइए। किसी ने नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने कहा कि आप कभी कंडीशन पर वोट नहीं डालते। ठीक है कमाल अख्तर, हम तुमको वोट डालेंगे, तुम हमारे इलाके के लिए क्या करोगे? तुम हमारे इलाकों में स्कूल खोलोगे, डिग्री कॉलेज खोलोगे? कभी आप ये नहीं पूछते। आप सिर्फ आंख बंद करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट डालते हैं। इसलिए आप कभी सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि सवाल आप जब करेंगे जब आपने अपनी फरमाइश उनके सामने रखी हो। आपने फरमाइश नहीं, आपने बीजेपी, कमाल अख्तर ने कहा मैं बीजेपी को हराऊंगा, आपने कहा तब हम आपको वोट डालेंगे। अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जितेंद्र और महेंद्र लड़ रहे हैं तो अब्दुल क्यों दीवाना हो जाता है? बताओ मुझे। बीजेपी समाजवादी अगर लड़ रही है तो अब्दुल दीवाना हो जाता है। सरकार बनती है बीजेपी की, लिंचिंग अब्दुल की होती है। अब जितेंद्र की तो लिंचिंग नहीं हो रही है ना, लिंचिंग किसकी हो रही? पोछा कौन लगाएगा? अब खान साहब ने कह दिया कि अब्दुल अब पोछा लगाएगा। अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा, अब्दुल कलम उठाएगा, तालीम हासिल करेगा और डीजीपी बनेगा, आईजी बनेगा, डीआईजी बनेगा, एसएचओ बनेगा, एसएसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। आधी रोटी अब्दुल खाएगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हाल इस समाज का है, ठीक इसी तरीके से इस देश के अंदर एक समाज था जिस समाज को इंसाफ नहीं मिलता था। उस समाज को लोग इंसान नहीं समझते थे। आजाद भारत में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उस समाज का 131 एमपी बैठता है। मैं एससी एसटी समाज यानी दलितों की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कितने एमपी बैठते हैं आपको मालूम है? 543 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं। 543 में 131 एमपी एससी एसटी समाज का होता। उसके बाद उस समाज के साथ नाइंसाफी होती थी। आप तारीख को उठा करके देख लीजिए, आज से 20-25 साल पहले सबसे ज्यादा लिंचिंग अगर किसी की होती थी तो वो दलित समाज की होती थी। अगर कोई समाज ऐसा था जिसके इलाके में स्कूल नहीं था, जिनकी बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं थे, तो वो दलित समाज था। और 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था उनके समाज का, लेकिन वो खामोश था। उनकी बच्चियों का रेप हो जाता था और जब वो जाते थे शिकायत करने के लिए तो उनकी शिकायत कोई नहीं सुनता था। पूरे शहर के कचरे को ले जाकर के दलित बस्ती के किनारे डंप किया जाता था। पूरे शहर की गंदी नाली के पानी दलित बस्तियों में बह करके जाते थे। क्या ये मेरी बात गलत? उन दलितों के दरवाजे पर कोई पानी नहीं पीता था। और मैं उस 11% की बात कर रहा हूं जिसे संविधान में अछूत कहा गया, जिस समाज का ताल्लुक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती से है। वो समाज उत्तर प्रदेश में 11% है। कितना? 11% है। उस समाज के घरों में जाकर के कोई पानी उनके गिलास में नहीं पीता था। नाइंसाफी हो रही थी उस समाज के साथ। लोगों के घरों पे जानवर मर जाते थे तो लोग उस समाज के लोगों को इत्तला करते थे। लोग आते थे, चमड़ी ले जाकर के उसकी किसी मैदान में निकालते थे, ले जाके बाजार में बेचते थे। उनके घरों में चूल्हा जलता था। उनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि सुबह उठ करके अपने घरों की नहीं, दूसरों के घरों की गंदगियों को अपने सर पर उठाकर फेंकते थे।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उन्हें उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। उन्हें कैसे इंसाफ मिला जबकि 131 एमपी उनके समाज का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था? आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें इंसाफ दिया, या आप समझ रहे हैं कि जनसंघ ने उन्हें इंसाफ दिलाया? क्या आप समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें इंसाफ दिलाया? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उनके समाज का एक नेता, एक योद्धा जिसका ताल्लुक पंजाब की सरजमीन से था, जिसका नाम मान्यवर काशीराम था, वो पंजाब की सरजमीन से निकले उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश की एक एक अपने समाज की बस्तियों में जाकर के उन्होंने कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो तुम्हारे समाज का बैठा है वो तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर अपना मुंह खोलेगा, कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं बल्कि वो कांग्रेस पार्टी का सांसद है। वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से बोलेगा जब तक उसका आका उसको नहीं कहेगा। और ऐवानों में पार्टियां बोलती हैं, कोई एमपी कोई एमएलए नहीं बोलता। लोगों ने कहा काशीराम जी हमें इंसाफ कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारे बदन पे अच्छे कपड़े कैसे आएंगे, हमारी बस्तियों में स्कूल कैसे खुलेंगे, हमारा बच्चा स्कूल में कैसे तालीम हासिल करेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। काशीराम ने कहा सुनो मेरे समाज के लोगों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। क्या कहा? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। और जिस समाज का अपना सियासी परचम नहीं, जिस समाज का अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, जिस समाज का अपना नेता नहीं, उस समाज को कभी इंसाफ नहीं मिलता। तुम्हें इंसाफ तब मिलेगा जब इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लोगे। यही वो मास्टर की है जिससे तुम इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने मान्यवर काशीराम की इस बात का मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा काशीराम आया है, पंजाब से कोई आदमी आया है, अछूत समाज से कह रहा है सत्ता की चाबी अब ये लो भाई। लोगों ने मजाक उड़ाया हमारे दलित भाइयों का। लोगों ने यहां तक कहा कि ये तो गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज है, यहां तक मजाक उड़ाया। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। लेकिन मान्यवर काशीराम नहीं रुके। मान्यवर काशीराम पर इल्जाम लगा, जो इल्जाम आज हम पर लगाए जाते हैं। मान्यवर काशीराम पर भी यही इल्जाम लगा कि मान्यवर काशीराम बीजेपी की बी टीम है, जनसंघ से पैसा लेके आया। और ये इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, इल्जाम लगाने वाला काशीराम के समाज का था जो पुराना कांग्रेसी था। जिस तरीके से आज हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, इल्जाम लगाने वाला खुदा की कसम कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि मेरे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। वो मुझसे कहते हैं अभी तेरा समाज तो पागल है, अगर इतना काबिल नेता हमें मिलता तो हम इसे भगवान बना करके पूजते। लेकिन मेरे समाज के लोगों, मेरे लीडर पर इल्जाम लगाने वाला कोई दलित का बेटा नहीं है, मेरे लीडर पर इल्जाम लगाने वाला कोई ठाकुर ब्राह्मण का बेटा नहीं है, मेरे लीडर पर इल्जाम लगाने वाला मुसलमान है, चाहे वो समाजवादी का चपरासी है, चाहे वो कांग्रेस का चपरासी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का दलाल है। सेम यही इल्जाम काशीराम पर उनके समाज के लोगों ने लगाया।
लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, नौजवानों ने कहा कि पिताजी, आपने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की गुलामी की, हमारे अच्छे दिन नहीं आए, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, हर समाज आगे बढ़ गया लेकिन हम आगे नहीं बढ़े। आपने गुलामी की, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, फ्यूचर हमारा है, भविष्य हमारा है, मुस्तकबिल हमारा है। अब हम गुलामी नहीं करेंगे, नीला परचम हमारा परचम है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, काशीराम हमारा नेता है। तो लोग कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो नौजवान जब खड़ा हुआ तो पिताजी ने भी कहा कि बेटा जा अपनी जिंदगी जी ले, यकीनन मुस्तकबिल तेरा। जमाना देखा, दुनिया ने देखा, जिस समाज के दरवाजे पर लोग पानी पीना पसंद नहीं करते थे, लोगों ने पैसे देकर के उस समाज की बेटी से मुलाकात किया। लोगों ने उस समाज की बेटी के जाकर के पैर छुए, चाहे वो अब्दुल था, चाहे वो ठाकुर था, चाहे ब्राह्मण था, चाहे गुप्ता था, हर समाज ने जाकर के बहन जी का पैर छुआ और लोगों ने नजराना दिया, टिकट लेकर के आए और जाकर के इलेक्शन लड़े। कितना फीसद है वो समाज? 11% है उत्तर प्रदेश के अंदर, 22% दलित है, लेकिन 11% वो दलित है जो अक्सर वो बेशतर बीजेपी के साथ रहता है। जैसे सोनकर है, वाल्मीकि है, पासवान है, दंगड़ है, धोबी है, हिंदू समाज। आप बताइए ये वोटर तो बीएसपी के साथ नहीं रहता। वो 11% मुत्तहिद हुआ तो 9 सालों की मेहनत में उसने अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। क्या उस समाज का बेटा आज सरकारी नौकरी में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां उस समाज का बेटा ना हो? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां मेरा दलित समाज का बेटा ना हो? आपका बेटा कहां है? कहां है आपका बेटा? अब्दुल पोछा लगाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल कुर्सी लगाएगा। नौजवानों, आपने जज्बात में आकर के अपने मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। हमारे बुजुर्गों के पास जब ऑप्शन नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था, चलो ठीक है, तारीख शाहिद है कि इस मुल्क के अंदर कोई सेकुलर रहा है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला रहा। हमने हमेशा फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों का साथ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया तो इन्हीं लोगों ने। हमको लोग कहते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो, तुम बीजेपी के बारे में नहीं बोलते। हम कहना चाहते हैं, हमने बीजेपी को कभी अपनी पार्टी नहीं माना, हमने बीजेपी को कभी वोट नहीं डाला, समाजवादी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, बीएसपी को अपनी पार्टी माना, वोट दिया, नोट दिया, इख्तिदार की कुर्सियों पर पहुंचाया। इन्होंने हमें हमारे जायज हुकूक नहीं दिए, हमारे साथ नाइंसाफी की। जिसने नाइंसाफी की है हम उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी ना कल थी, ना आज है, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रहेगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त खत्म हो गया, सिर्फ 2 मिनट बचा है। मैं आपसे सिर्फ एक अपील करूंगा कि आप मुझसे मत जुड़िए, आप मुझसे मत जुड़िए, क्योंकि मेरी जात फना होने वाली जात। हम इस दुनिया में आए हैं तो फिर वापस इस दुनिया से मिट्टी की चीज मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन ये परचम आज हमारे हाथ में है तो कल आने वाले हमारे नौजवानों के हाथ में होगा। तो इस परचम से जुड़िए, पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़िए। हम यहां पर इंसाफ चाहते हैं। अगर नाइंसाफी
ना हुई होती हमारे साथ तो खुदा की कसम हम हैदराबाद से निकल करके उत्तर प्रदेश में नहीं आते। आने वाले इलेक्शन में पार्टी जिसे भी कैंडिडेट बनाए, आपका चुनाव निशान क्या है आप जानते हैं? पतंग। पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाए या मोहर लगाए और अपने आप को मजबूत करें। कब तक दूसरों को मजबूत करेंगे? मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि इलेक्शन में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, आप भी सियासतदान बनिए। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की बहनें मिनिस्टर बन सकती हैं तो मेरी बहन मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती? अगर एक साधु इस प्रदेश के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो एक आलिम क्यों नहीं बन सकता? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, जिद्दोजहद करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।